नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी में भाजपा सरकार 12 दिसंबर से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। बैंक लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को होने वाली हड़ताल का उत्तर प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिलेगा। लखनऊ में एक दबंग ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों ने दलित युवक को बर्बरतापूर्ण तरीके से जूतों से पीटा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का अंतिम संस्कार आज पैतृक गांव में होगा। पूर्वी राजस्थान से आने वाले सरकार के एक संकट मोचन विधायक महिला मंत्री से परेशान है। विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे लेकिन चूक गए। यूपी में भाजपा सरकार 12 दिसंबर से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। सरकार इस अभियान के तहत 13 करोड़ लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में दोगुना मुफ्त राशन देगी। ये व्यवस्था 18 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके ठीक अगले दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, यानी फ्री अनाज का डबल डोज सरकार बनते तक ही मिलेगा और इसे यूपी की सियासत में सरकारी योजना के जरिए वोट जुटाने का अभियान बताया जा रहा है। विपक्षी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सरकार इस योजना के जरिए सूबे के 13 करोड़ बीपीएल कार्ड धारकों तक पहुंचना चाहती है। यह वोट के बदले अनाज जैसा ही लगता है। अनाज अभी तक मिलेगा जब तक आप वोट नहीं दे देते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भाजपा संगठन के कार्यकर्ता इन दुकानों पर राशन बंटवाएंगे। राशन, खाद्य तेल, दाल व नमक वितरण के लिए पार्टी केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो रही है। इसको देखते हुए सीएम योगी ने 3 नवंबर को अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से होली तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी। यानी अब सरकार होली तक राशन कार्ड धारकों को दोगुना मुफ्त राशन देगी। बैंक लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को होने वाली हड़ताल का उत्तर प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिलेगा। बैंक यूनियनों का दावा है कि इस दौरान पूरे प्रदेश में एक भी सरकारी बैंक बैंक जो है वो नहीं खुलेंगे। इसके साथ निजी बैंक को भी बंद कराया जाएगा। ऐसे में अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो 15 दिसंबर तक करा लें। 16 दिसंबर को गुरुवार और 17 दिसंबर शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 18 दिसंबर शनिवार को बैंक खुलेंगे, लेकिन 19 को फिर रविवार होने की वजह से बैंक बंद हो जाएंगे। ऐसे में 4 में से 3 दिन बैंकों में बंदी रहेगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान करीब 7,000 से ज्यादा बैंक और करीब 50,000 से कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। इस दौरान 2 दिन में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन प्रभावित हो सकता है। अकेले लखनऊ में करीब 8,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। इस दौरान 700 से ज्यादा शाखाएं बंद रहेंगी। इस दौरान एटीएम पर कैश की समस्या भी हो सकती है। बैंक यूनियनों का कहना है कि यह बहुत बड़ा खेल है। इसके माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को बर्बाद किया जाएगा। ऐसे में किसी भी स्थिति में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक कर्मचारी यूनियन के नेता अनिल तिवारी का कहना है कि सरकार बड़ी तेजी से बिलों को संसद में लाती है और उन्हें बिना किसी चर्चा के पास कर दिया जाता है। इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। लखनऊ में एक दबंग ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों ने दलित युवक को बर्बरतापूर्ण तरीके से जूतों से पीटा है। भद्दी गालियां भी दी और पिटाई करते हुए प्रधान का वीडियो वायरल भी हो गया। पीड़ित थाने पहुंचा तो पुलिस ने उल्टा उसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के नटकुर गांव का है। यहां शुक्रवार को एक कुएं की जगह की नपाई करने तहसील की टीम पहुंची थी। गाँव का विनोद पासी और कट्टा कुएं को अपना बता रहा था, जबकि ग्राम प्रधान पवन सिंह इसे अपना बताकर नपाई करवा रहे थे। इस पर विनोद भी राजस्व टीम के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचा। गांव वालों का कहना है कि विनोद जैसे ही अफसरों के सामने पहुंचा तो उसे देखते ही ग्राम प्रधान पवन सिंह आग बबूला हो गए और उसके भाई विनय सिंह को गालियां देने लगे। विनोद ने इसका विरोध किया तो पवन सिंह ने जूता निकाला और उसकी पिटाई शुरू कर दी। प्रधान की इस दबंगई से गांव वाले सहम गए। उस वक्त दलित बस्ती के दर्जनों लोग खड़े थे, लेकिन बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बीच बचाव मार खाने के बाद विनोद और उसके परिजन रिपोर्ट दर्ज करवाने सरोजनी नगर थाने पहुंचे। पहले तो पुलिस ने प्रधान पवन सिंह का नाम
सुनते ही पीड़ित को भगा दिया था। इसी बीच घटना का वीडियो वायरल होने लगा। इस पर पुलिस ने प्रधान से तहरीर लेकर विनोद और उसके घर वालों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा ली है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य का कहना है कि दोनों बच्चों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में होगा। शहीद कुलदीप सिंह राव का शव दिल्ली के पालम एयरबेस से रवाना हो गया है। उनकी पार्थिव शरीर को झुंझुनू हवाई पट्टी पर लाया जाएगा। यहां कलेक्टर समेत सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से उनकी पार्थिव देह को गांव डरधाना खुर्द लाएंगे। यहां पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 11:30 बजे उनका पार्थिव शरीर झुंझुनू पहुंचेगा। दिल्ली से उनकी बहन जीजा और पत्नी समेत 2 अन्य रिश्तेदार 6 सेना के अधिकारी साथ में हैं। इसके बाद सड़क मार्ग से गांव पहुंचेंगे। रास्ते में भी श्रद्धांजलि देने के लोगों की भीड़ लगी है। इसके साथ ही गांव के युवाओं ने तिरंगा रैली भी निकाली है। पैतृक गांव घरडाना खुर्द में उनको अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। दूर दराज से सभी लोग कुलदीप सिंह की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके गांव पहुंच रहे हैं। शहीद कुलदीप की आखिरी झलक के लिए गांव पहुंचे लोग बता रहे हैं कि बचपन से ही वो पायलट बनने का सपना था। इसके लिए कड़ी मेहनत की। शहीद कुलदीप ने 2 महीने में जो वजन अपना है वो 20 किलो वजन घटाया था। एयरफोर्स में जाने का ऐसा जज्बा था कि रोज 14 मंजिल सीढ़ियां चढ़ते थे। पूर्वी राजस्थान से आने वाले सरकार के एक संकट मोचन विधायक महिला मंत्री से परेशान है। विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे लेकिन चूक गए, खुद रह गए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी कट्टर विरोधी नेता मंत्री बनकर आ गई। विधायक को इसी बात का ज्यादा दुख है। महिला मंत्री को ठीक ठाक विभाग भी मिल गया। विधायक ने प्रदेश के मुखिया से खूब शिकायत की लेकिन काम नहीं आई। अब प्रदेश के मुखिया की सियासी म्यान ही ऐसी है जिसमें 2 नहीं 100 तलवारें रहती हैं, तो परेशान होना स्वाभाविक है। 5 साल में एक बार सक्रिय होने वाले विभाग में महिला अफसर की लंबी छुट्टी चर्चा का विषय बनी। संयुक्त सचिव स्तर की इस अफसर की विभाग के मुखिया से शुरू से ही पटरी नहीं बैठ रही थी। पड़ताल में सामने आया कि विभाग के मुखिया तब काम शुरू करते हैं जब बाकी जगह काम खत्म हो जाता है। इस वर्किंग स्टाइल से कई अफसर परेशान हैं। महिला अफसर के छुट्टी पर जाने के पीछे की वजह भी विभाग के मुखिया की वर्किंग स्टाइल ही बताई जा रही है। वैसे विभाग के मुखिया भी कम परेशान नहीं है। सेंट्रल डेपुटेशन होने के बावजूद पोस्टिंग जो नहीं मिल रही है। सियासत के रंग भी दिलचस्प है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री पड़ोसी राज्य में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। खुद मंत्री ने इसकी घोषणा की है कि वह जल्दी दूसरी पार्टी के प्रचार कर सकते हैं। तो रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर शनिवार 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की थी। याचिका में कमलनाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर
पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस मामले में हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के पंचायत राज्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है, जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी। प्रदेश में संविधान और नियमों के विरुद्ध पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2014 के आरक्षण से होगा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होने जा रहा है। मुरैना में 15 साल के लड़के का ब्रेन वॉश कर हरियाणा के संत रामपाल बाबा की दीक्षा दिला दी गई। बाबा रामपाल कबीरपंथी गुरु हैं। लड़के का पड़ोसी रामपाल का भक्त है, उसने ही उसे मुरैना स्थित रामपाल के आश्रम में ले जाकर दीक्षा दिलवाई। लड़के का व्यवहार बदलने लगा और वह देवी देवताओं के बारे में गलत बातें करने लगा। माँ बाप ने उसका घर से निकलना तक बंद कर दिया, तो उन्हें धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। बड़े बेटे को घर से उठा ले जाने की धमकियां दी जाने लगी। बात हद से ज्यादा बढ़ी तो परिजन और मोहल्ले के लोगों ने आरोपी पड़ोसी को पकड़कर मुंह काला कर दिया। इसके बाद उसका जुलूस निकालते हुए थाने ले गए। मामला मुरैना के जौरा कस्बे का है। यहाँ पर रहने वाले रमेश शिवहरे का छोटा बेटा मुरैना के ग्रीन वर्ड स्कूल में 9वीं का छात्र है। परिवार का फर्नीचर का कारोबार है। उसके घर के पास लज्जाराम कडेरा का घर है। लज्जाराम और उसके घर के लोग रामपाल के भक्त हैं। लज्जाराम के पड़ोस में रहने वाले छुट्टन ने शिकायत दर्ज करने के बाद में ये मामला दर्ज कराया गया और पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। अ, 26 नवंबर 2020 यानी अब से 380 दिन पहले जब किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, तो उन्हें यहां पहुंचने के लिए कई बाधाएं पार करनी पड़ी थी। तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। आज यानी 11 दिसंबर को किसान शौर्य गाथा लिखकर दिल्ली से महाराजाओं की तरह घर वापस आ रहे हैं। ठीक वैसे ही फतेह मार्च निकालते हुए जैसे पंजाब के राजा जग जीतने के बाद वापस आया करते थे। इस फतेह मार्च की अगुवाई सिख परंपरा के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ पंज प्यारों ने की। इस फतेह मार्च में महाराजाओं की तरह किसानों के आगे घोड़े गाड़ियां और किसान नेता का बड़ा काफिला चल रहा था। किसान नेता कह रहे थे कि आज हर किसान अपना सिर ऊंचा करके पंजाब में प्रवेश करेगा, सम्मान से घर जाएगा। रास्ते में कई जगह किसानों के स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। अब हर तरफ दीपावली और होली, लोहड़ी, बैसाखी सब त्यौहार घर पर ही मनाए जाएंगे। पिछले 1 साल से 15 दिन से किसान सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम हर त्यौहार खास दिन कर दिल्ली की बॉर्डरों पर वो परेशान होकर झेल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों के साथ फतेह मार्च का हिस्सा बनकर सिंघू बॉर्डर से पंजाब की ओर किसान रवाना हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। नाबालिग को चोरी के इल्जाम में पहले बांधकर पीटा गया, फिर भरी पंचायत में पंच ने उससे थूक चटवाया। इसे मामले का वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। पुलिस का कहना था कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे। घटना पूर्वी चंपारण जिले के जिहुली गांव की है। जिहुली पंचायत के वार्ड नंबर 3 के अशोक शाह की दुकान में चोरी हो गई थी। घटना की छानबीन करने पर चोरी में नाबालिग का नाम सामने आया। चोरी के शक के आधार पर नाबालिग को ग्रामीणों ने खंबे में बांधकर पीटा। वहां मौजूदा भीड़ सारा तमाशा देखती रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर वार्ड संख्या 1 के पंच छोटन मामले में समझौता कराने पहुंचे। उन्होंने पंच के सामने नाबालिग से जबरन थूक चटवाया। इसके बीच पुलिस से जो है वो पूछताछ के लिए भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की है। थाना अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि पीड़ित परिवार से शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीवान के रघुनाथपुर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर ज्योति अलंकार ज्वेलर्स में लूट को अंजाम दिया गया। नगापोश 6 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर शुक्रवार की शाम 50 लाख की ज्वेलरी बोरे में भर कर ले गए। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलने के बाद वे हथियार लहराते दिखे। इसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी नर्मदेश्वर सोनी ने बताया कि जब अपराधी दुकान लूट रहे थे तभी उनका भतीजा थाने में गया। पुलिस स्टेशन में बताया गया कि अपराधी हथियार के बल पर उसके दुकान को लूट रहे थे। इसके बाद पुलिस बोली कि चलो आते हैं, लेकिन अपराधी अपना काम करके आराम से निकल गए। काफी देर बाद
पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शुक्रवार की शाम के दुकान के संचालक नर्मदेश्वर सोनी कुछ ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे। इस दौरान 3 बाइक पर सवार होकर नकाबपोश और हथियार से लैस 6 अपराधी आए। फिर स्वर्ण व्यवसायी नर्मदेश्वर सोनी के पेट और कनपट्टी पर पिस्टल सटा दिया। सभी स्टाफ को भी पिस्टल दिखाते हुए एक तरफ कर दिया। इसके बाद तिजोरी और दुकान में रखी ज्वेलरी समेटने लगे। इसका विरोध करने पर अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी नर्मदेश्वर सोनी को 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि ज्यादा होशियार बनोगे तो गोली मार देंगे। इसके बाद अपराधी बोरे में भरकर ज्वेलरी और 60,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आगरा में विंग कमांडर शहीद पृथ्वी सिंह के घर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वापस लखनऊ लौटते समय मुख्यमंत्री की फ्लीट के सामने सांड आ गया है। इससे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अचानक सांड आ जाने के कारण फ्लीट में चल रही गाड़ियां रुक गई। फ्लीट के सामने सांड का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के सरन नगर स्थित घर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर को आए थे। उन्होंने शहीद के पिता सुरेंद्र सिंह चौहान और परिजनों को सांत्वना दी थी। करीब आधे घंटे तक वो घर पर रुके। इस दौरान उन्होंने परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। जब वो शहीद के घर से वापस लखनऊ के लिए लौट रहे थे तब एमजी रोड पर स्पीड कलर लैब के पास उनके बीच अचानक एक सांड आ गया उनके काफिले के बीच में, और इसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था। सांड को देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने सांड को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो बीच सड़क पर ही चलता रहा। इस बीच फ्लीट की गाड़ियां रुक गईं। फिर गाड़ियां धीरे धीरे वहां से एक एक करके निकली। अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं तिलक तराजू का नारा देने वाली बसपा को ब्राह्मणों से गुरेज नहीं है। भाजपा से ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए बसपा ने 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसी की झलक प्रयागराज में 4 घोषित सीटों पर साफ दिख रही है। 3 सीटों पर जहां ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया है, एक अन्य सीट पर ओबीसी उम्मीदवार को उतार कर वोटरों को साधा भी गया है। बसपा को उम्मीद है कि यदि सोशल इंजीनियरिंग का जादू चला तो सत्ता की चाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में सभी राजनीतिक दलों के नेता जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने भी तैयारी कर दी है और तेज कर दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बसपा ने 4 विधानसभा सीट घोषित कर सोशल इंजीनियरिंग की झलक दे दी है। बसपा ने एक तरफ ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए प्रतापपुर से इंजीनियर घनश्याम पांडे व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र त्रिपाठी मुन्ना को व शहर उत्तरी से संजय गोस्वामी को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी में यादव वोटरों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इसी के तहत फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से राम तौलन यादव को पार्टी का टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार को बीरगांव इलाके में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता से झूठ बोला है। शराबबंदी का वादा था, पूरा नहीं किया गया। बीरगांव में तो शराब की नदियां बह रही हैं।
जब कांग्रेस के विरोध में वोट पड़ेगा तो इन्हें समझ आएगा जनता कमल को जिताकर शॉक ट्रीटमेंट देगी। इसी से प्रदेश में बढ़ रही बेईमानी, जुआ, सट्टा और अपराध पर रोक लगेगी। शुक्रवार को ही कांग्रेस के निकाय चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसमें पट्टा देने वाली महिलाओं को रोजगार देने जैसी बातें भी शामिल हैं। इसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि कांग्रेस का जो विधानसभा चुनाव के वक्त जन घोषणा पत्र था उसे ही रिपीट कर दिया गया है। 36 वादे थे, एक भी पूरे नहीं हुए। यहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, नगर के विकास की योजना ठप पड़ी है। तालाब, सड़कों के काम हुआ करते थे। केंद्र की योजना छोड़कर कोई योजना छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 5 साल पहले भाजपा ने बीरगांव नगर निगम का निर्माण किया था। हमने बीरगांव के विकास एवं बेहतरी के लिए बहुत काम किए। 600 करोड़ की सौगात बीरगांव को भाजपा शासनकाल में दी गई और वर्तमान सरकार, जिसमें स्थानीय विधायक भी कांग्रेस के हैं, इनके कार्यकाल में मात्र 10 करोड़ के कार्य के लिए ही यह आंकड़े सरकार की नीयत बनाने के लिए ही प्राप्त है और इतनी ही धनराशि अभी तक जारी की गई है। दिल्ली में शनिवार को ओमिक्रॉन का एक नया केस मिला है। इसके साथ ही देश में कोरोना के नए मामले और नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इधर महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 नए लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। इनमें 3 मुंबई से हैं। वहीं पुणे से सटे पिपरी चिचवाड़ जिले में 4 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। यहाँ एक 3 साल की बच्ची भी ओमिक्रॉन से संक्रमित है। बच्ची के बारे में पता चला है कि वह नाइजीरिया से आई ओमिक्रॉन संक्रमित महिला के संपर्क में आई थी। फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य है और उसमें मामूली लक्षण है। बच्ची को उसकी मां और परिवार के कुछ और संक्रमित सदस्यों के साथ पिपरी चिचवाड़ के जीजा माता हॉस्पिटल के स्पेशल कोविड वार्ड में रखा गया है। इससे पहले इसी परिवार के 6 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए थे, जिसमें महिला का भाई, उसकी 2 बेटियां शामिल थी। महिला के संपर्क में आने वाले 22 कोरोना संक्रमित मरीजों की जीनोम स्कैनिंग कराई गई है। इनकी रिपोर्ट शुक्रवार शाम तक सामने आएगी। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड मरीज अब महाराष्ट्र में ही है। अब राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अभी भी 30 से ज्यादा संदिग्ध मरीजों की जीनोम स्कैनिंग रिपोर्ट आनी बाकी है। मुंबई में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। नवजोत सिद्धू ने आखिरकार हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मारे गए सीडीएस विपिन रावत और उन दूसरे सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दे ही दी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू लगातार अपने फॉलोवर्स के निशाने पर चल रहे थे। अब उन्हें एक और मौका मिल गया है। सिद्धू ने वीडियो जारी करके कहा कि सीडीएस रावत और दूसरे सैन्य अफसर हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे। हालांकि फॉलोवर्स ने सिद्धू को यहां भी नहीं बख्शा। उन्होंने सिद्धू के रवैये को देर आए दुरुस्त आए बताया। सिद्धू ने वीडियो में कहा कि दीपक खुद को जलाकर अंधकार को खाता है, बीज मिट्टी में गलकर खुद को मिटाकर अनेकों की संपत्ति उत्पन्न करता है। जब भी कोई अपने कर्तव्य पथ और फर्ज पर डटे रहकर देश के प्रति सर्वोच्च भावना जगाते हुए जान न्यौछावर करता है तो वह सदा के लिए प्रेरणा के लिए स्रोत बन जाता है। विपिन रावत और उनके साथ के 12 सैन्य अफसर शहीद हुए हैं, जो हमारे दिल में सदा जीवित रहेंगे। एक अलग का दिया हमारे भीतर जलता रहेगा। कुर्बानी की भावना अलग जगाती रहेगी। जिस दिन देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनके 7 सैन्य अफसरों का निधन हुआ था तो सिद्धू ने सिर्फ सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। यह देख उनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स का गुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने सिद्धू को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी थी। फॉलोवर्स ने इसे सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम बताते हुए कहा कि उनके बड़े भाई इमरान खान और पाक आर्मी चीफ बाजवा ने इजाजत नहीं दी होगी। हालांकि सिद्धू ने अब खामोशी तोड़ी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।